Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. 12th की इकोनॉमिक्स में हमारी सीरीज़ चल रही है अभी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अभी तक हम लोग वैल्यू एडेड मेथड डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं कौन सा है। चलो शुरू करें। आफ्टर वैल्यू एडेड मेथड नाउ कम्स इनकम मेथड। अब बारी आती है इनकम मेथड की। इनकम मेथड में हम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हमने एंगल्स डिस्कस किए थे नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, उसमें हमने ये एंगल डिस्कस किया था एक, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने किया था कि जिसमें आपने पूरी जितनी भी इनकम जनरेट हुई है एक इकोनॉमी के बीच में, उस एंगल से भी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इनकम मेथड बनता है, और आज हम वो डिस्कस करेंगे। इनकम मेथड को आपको मैं पहले ही बता दूं, जैसे हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड के डिफरेंट नेम से, ऐसे ही इनकम मेथड के भी और बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोला जाता है या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको इनकम मेथड से कंप्यूट करने को क्वेश्चन आ जाए या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड से या क्वेश्चन आ जाए नाम से, या आपको फैक्टर पेमेंट मेथड से आ जाए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो एक ही बात है, इनकम मेथड के बारे में आपको एग्जामिनर पूछ रहा है पेपर में, ठीक है। अब जो है ये इनकम मेथड में हम डोमेस्टिक इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। बेसिकली हम डोमेस्टिक इनकम जो हम कंप्यूट करते हैं वो एक हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी हमने फैक्टर इनकम एक साल में जनरेट की है, उसको हम बोलते हैं, वो हमारी आएगी डोमेस्टिक इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। मींस इनकम मेथड के हिसाब से जो आपने इट मेजर्स द डोमेस्टिक इनकम बाय एडिंग फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक बार हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई, जिसको उसके बाद में हमने नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक आपका डिफरेंस होता है, इसके बीच में जो हमने नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है, वो नेशनल इनकम में एडिशन होती है। डोमेस्टिक इनकम आपने एक बार कंप्यूट कर ली, उसमें हमने नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का बाय इनकम मेथड। तो इसको अभी हम देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम एक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमने एक साल में जनरेट की है, वो हम लेंगे। तो अब फैक्टर इनकम जो हमारे इनकम जनरेट हुई है, फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें हमारी आएंगी, इसके बीच में हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, और हमारी मिक्स्ड इनकम आएगी, ठीक है बेटा। सो फैक्टर इनकम को आपने जो आपने फैक्टर इनकम निकालनी है अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, तो उसके बीच में हमने तीन चीज़ें इंक्लूड करनी है, थ्री ब्रॉड आइटम्स हमने इंक्लूड करनी है। वो कौन कौन सी हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सो अब हम इसको डिटेल में, हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सबसे पहली आइटम है, तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं, ठीक है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले हमारी आ जाएगी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जो भी आपने, आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ आपके अंडर जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, एक यूनिट में जो भी काम कर रहे हैं लोग, उन सब लोगों को आप वेजेस या सैलरीज आप जो देते हो कैश में, वो सारी की सारी हमने देनी है। इसमें हम सारी की सारी जो हमने कैश पेमेंट की है या हमने उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, वो सब कुछ हमारा आएगा। जैसे आजकल आप देखो क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं, तो उनकी जो कैश पेमेंट उनको नहीं मिलती है, उनके अकाउंट्स में जाती है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है।
तो वो जो वेजेस एंड सैलरीज उस अकाउंट, अगर वो डायरेक्टली कैश में दे रहे हैं या उनके बैंक अकाउंट में जा रही है, तो वो दोनों की दोनों हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड करनी है। सेकेंड आइटम आती है हमारी पेमेंट्स इन काइंड। ठीक है, ये तो हमने जो मॉनेटरी टर्म्स में उनको दे दिया है। कुछ अब जो पेमेंट्स इन काइंड है, जो हमने कैश में उनको नहीं पेमेंट किए पर हमने उनको पेमेंट की है। अब ये बोलोगे ये कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए अकोमोडेशन देती हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फगवाड़ा यहाँ पे जेसीटी मिल है, जेसीटी मिल क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए अकोमोडेशन दी हुई है। तो वो जो उन्होंने वो पेमेंट ही है एक तरह की, वो जो पेमेंट है वो उनको काइंड में है, जो उनको फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आएगी आपकी पेमेंट इन काइंड आएंगी। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जो आपका एम्प्लॉयर जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे आपकी प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, मतलब जो एम्प्लॉयर्स है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे वो जो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा है तो उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता है ना, तो वो भी उनकी सैलरी उस अमाउंट से उतना अमाउंट से कम हो जाती है, तो पहले वो कम कर देते हैं कि उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। ठीक है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिहाफ पे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब कोई भी आपको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है तो वो भी हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से होती है। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कि आप इतने साल यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, तो जब आप रिटायर होगे हम आपको जो है रिटायरमेंट के बाद में टिल योर डेथ, जितनी देर तक आप सरवाइव करोगे, या आपका डिपेंडेंट आपका स्पाउस जो है वो आपका अगर मेल है तो आप उनकी वाइफ जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको उनकी लाइफ तक उनको वो पेंशन रिटायरमेंट पे मिलेगी। सो दैट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। पर ये आपको मैं यहीं पे बात बता रही हूँ, जो ये पेंशन नॉन रिटायरमेंट है और ओल्ड एज पेंशन है, ये दोनों डिफरेंट है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो आपकी नहीं इंक्लूड होती क्योंकि उसके लिए कोई सर्विस रेंडर नहीं की गई है। पर ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट के लिए पहले एम्प्लॉय ने पूरी अपनी लाइफ में उसकी सर्विसेज रेंडर कर चुका है, जो उसको उसकी रिटायरमेंट पे उसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे कि अब आप रिटायर हो जाओ, अब आप घर बैठो और आपने जितना काम किया है, जितनी देर काम किया, जितनी आपकी पेंशन बनती है वो उस हिसाब से आपको मंथली इनकम आपको मिलती रहेगी टिल योर डेथ। आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ब्रॉड आइटम्स थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। डिस्कस करते हैं जो हमने नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस था। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, जो हम प्रॉपर्टी में और एंटरप्रेन्योरशिप से जो हम इनकम जनरेट करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कौन कौन सी मेन आइटम्स आती हैं वो आप कहती है, रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है और प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है बेटे, अब इस केस में आपको रेंट और इंटरेस्ट तो आपको पता है, रेंट आपको लैंड के ऊपर मिलेगा, इंटरेस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर मिलेगा। अब आपके लिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट जो ब्रॉडर वे में आ रहा है वो आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट को देखो आगे 3 हिस्सों में प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से हैं, डिविडेंड है, कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स है। कई बार आपको कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स कुछ भी लिखा होगा, एक ही चीज़ है। और तीसरी आइटम आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो कि जो है आपका पहली बात आती है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो है जो आपके शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको आप जो पैसा बाय वे ऑफ डिविडेंड जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। ठीक है,
तो ये जो डिविडेंड है आपका, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं। डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज़ वन इन द सेम थिंग। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स बेसिकली एक वो टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को हम देते हैं बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। सो आपने ये ध्यान रखना है कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स आपको दे रखा है तो वो आपका प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। देन कम्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बेसिकली वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सारा का सारा प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कुछ प्रॉफिट वो अपने पास रखती है ऑर्गेनाइजेशन। वो किस लिए रखती है? ताकि फ्यूचर में उसको वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, कैसे भी इन द फॉर्म ऑफ कोई एक्सपेंस, कंटिजेंट एक्सपेंस आ गया उनको इनकर करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए वो अपने प्रॉफिट्स को, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स वो अपने पास रखते हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, ताकि वो आगे यूज़ कर सकें, ठीक है। सो ये हमारी मेन चीज़ें थी जो हमारी इनकम के पार्ट है इसमें। तो इससे आपकी NDPFC सीधा निकलती है। NDPFC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट that is equal to sum of factor incomes generated within the domestic territory of a country during the financial year। आप रिकॉल करो वैल्यू एडेड मेथड्स में हमारी GDP-MP निकली थी, उससे हम नेशनल इनकम पे गए थे। तो हमारी इनकम मेथड से क्या निकलता हमारा NDPFC, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। NDPFC से NNPFC या नेशनल इनकम में आप कैसे कंप्यूट करोगे? That is your NDPFC plus net factor income from abroad and you will get national income, ठीक है बेटा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से आपकी GDP-MP आ रही है और आपका इनकम मेथड से आपकी NDPFC आ रही है, राइट। अब नेशनल इनकम आपको मैं वही चीज़ें आपको दोबारा एक फॉर्मूले से, कंबाइंड फॉर्मूले से बता रही हूँ। नेशनल इनकम मेथड से आप कैसे निकालोगे, NNPFC एट जो है वो आप इनकम मेथड से कैसे निकालोगे, उसके बीच में हमने 4 मेन चीज़ें लेनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हमने 4 चीज़ें हमने लेनी है और ये सारी चीज़ों से हमारा जो है नेशनल इनकम एट फ्रॉम इनकम मेथड, यूजिंग इनकम मेथड हमारी आ जाएगी। सो अब क्या आना है कि ये जो आप नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से निकालोगे उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था। तो अब ये कौन सी हमारी चीज़ें आ जाती हैं। पहला आता है ट्रांसफ़र अर्निंग्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र अर्निंग्स शुड क्यों नहीं इंक्लूड होती? क्योंकि ये वन टाइम मतलब वन साइडेड पेमेंट होती है, इसके लिए कोई हमारी सर्विस इनकम रेंडर नहीं होती है। जैसे आपकी ओल्ड एज पेंशन होगी, उसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं देनी है, आपको ऐसे ओल्ड एज में आपको पेंशन मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, उसके लिए आपने कोई सर्विस रेंडर नहीं किया, या कोई स्कॉलरशिप है या पॉकेट एक्सपेंसेस है उनके लिए, क्योंकि हमारी कोई हमने इन चीज़ों के लिए कोई सर्विसेज रेंडर नहीं किए हैं, इसलिए ये इनकम मेथड में ट्रांसफ़र अर्निंग्स होती हैं, ये इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कोई भी इलीगल एक्टिविटी से अगर आप इनकम जनरेट करते हो तो वो आप नहीं इंक्लूड करोगे इनकम मेथड में। जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई है या कोई गैम्बलिंग हो गई है, तो वो सारी इनकम, उन सब से जो आपका पैसा जो आप खरीदोगे वो ब्लैक मनी की टर्म्स में माना जाएगा और वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट इज़ कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ इंक्लूडेड। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की कमीशन जो है आपने इंक्लूड करनी है, इसमें भी करनी है। जैसे हमने कमीशन इंक्लूड किया, इन द सेम वे ब्रोकरेज भी हो आपकी, जो आपकी सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स के लिए जो होगी तो वो आप कंसिडर करोगे, क्योंकि वो भी आपकी उसके लिए सर्विसेज रेंडर हुई हैं, ठीक है। कोई भी आपकी विंडफॉल गेन हो गया या आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गया, वो आपने नहीं इंक्लूड करनी। अब जो विंडफॉल गेन्स अब आप बोलोगे वो क्या होता है, जैसे आपने कोई लॉटरी में आपने
और प्राइज़ जीत लिया, आपका कोई प्राइज़ आ गया, तो आपने उसके लिए कोई काउंटर सर्विस रेंडर नहीं किए, इसलिए वो हमारी इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। ऐसे ही कैपिटल गेंस का आगा, ठीक है। देन जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, उसमें इंक्लूड किया था, इसमें भी करोगे। कोई भी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है वो आप इंक्लूड करोगे। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, लोगों जितना आप कंपनसेशन दोगे एम्प्लॉयज़ को उसमें से ही पे करोगे ना आप इनकम टैक्स। सो अगर आपको अलग से, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दे रखा है, अगर आपको अलग से इनकम टैक्स दे रखा है तो आपने उसको इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। सो ये आप कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान रखनी है इस मेथड को, इनकम मेथड को यूज़ करने के लिए, ठीक है बच्चे। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.